हेलो बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पिछले वीडियो में केमिकल रिएक्शन हेलो एल्केन्स के ख़त्म हो गए थे। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमें पढ़ना है SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, यानी दीज आर द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये SN1 SN2 रिएक्शन होते क्या हैं, क्यों इनका नाम SN1 और SN2 रिएक्शन पड़ा, उसको जानने से पहले कुछ कंसेप्ट्स एक बार रिवाइज करना या उन कंसेप्ट्स का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। भले ही हम इसको पहले और किसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक को शुरू करने से पहले वो कंसेप्ट आपको जानने ज़रूरी हैं। जो कंसेप्ट है वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्लोएस्ट स्टेप में क्या रिलेशन है, और अगर हेलो एल्केन्स हैं, अगर आपका कोई हेलो एल्केन है से RX, तो X में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो अगर ये बॉन्ड टूटता है और X माइनस एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, जो एक कार्बन का है और एक हेलोजन का है, दोनों निकाल के लेके जाता है, तो कौन सा बेटर लीविंग एजेंट होगा। व्हाट आई मीन टू से, इफ X इज फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, तो अगर ये निकलता है क्लोराइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड के रूप में, तो कौन ऐसा रहेगा जो बेटर लिविंग एजेंट होगा, बेटर लिविंग ग्रुप होगा। एजेंट कहना ठीक नहीं है, बेटर लिविंग ग्रुप होगा। आइए देखते हैं एक एक करके। तो हम सबसे पहले देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस कौन सा फिनोमेना होता है। हिंड्रेंस मतलब रोकना होता है। स्टेरिक जो वर्ड आया है वो बल्कि ग्रुप से आया है। तो अगर मान लीजिए किसी कार्बन के अड़ोस पड़ोस में, हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, कोई कार्बन है, हेलो एल्केन ही है, मान लीजिए मिथिल क्लोराइड की बात करें, ये क्लोराइड है और ये तीन तरफ से हाइड्रोजन से घिरा हुआ है। आपको पता है कार्बन टेट्राहेड्रल होता है, तो ऐसे हम चार तो दिखा देते हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल को दिखाने, अगर इस कार्बन को दिखाना है हमको, तो इसको हमें दिखाने के लिए ऐसे दिखाना पड़ेगा, एक कार्बन ऐसे, फिर आप भी जानते हो कि कार्बन अगर ऐसे है तो ऐसे 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 ऐसे, ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हुआ। कुछ इस तरह से, जैसे मैं आपके सामने चार डिफरेंट कलर की पेन ले रहा हूं, एक ब्लैक, एक रेड, एक ब्लू पेन और एक मैं और ले रहा हूं ब्लू, तीन स्केच ले रहा हूं। आपको दिख रहा है कि आपको इस तरह का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ये जो आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिख रहा है, कुछ इस तरह का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ये 3D स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, तीन ऐसे और एक यहां से निकला हुआ। जहां मेरी उंगली है यहां पे कार्बन रहेगा। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि टेट्राहेड्रल कैसा स्ट्रक्चर होता है क्लास 11th में। खैर, तो आपने कहा कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है, अच्छी बात है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो आपका ये जो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए क्लोरीन यहाँ पे है और हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे है, जैसा मैंने यहाँ पे कहा। अगर कोई एक न्यूक्लियोफाइल, मान लीजिए OH माइनस या Z माइनस, आई एम सॉरी, अगर कोई अटैक करने के लिए आया इस कार्बन पे, तो सबसे पहले उसका सामना ये जो कार्बन जितने लोगों से घिरा हुआ है उनसे होगा। इसी की बजाय अगर यही अटैकिंग रिएजेंट कुछ ऐसे आया कि यहाँ पे हाइड्रोजन की बजाय कुछ एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, तो एल्किल ग्रुप ऑफ कोर्स हाइड्रोजन से ज्यादा बल्कि हैं, ये वाले ये वाले ये वाले, ये जो तीन ग्रुप आपको दिख रहे हैं इस कार्बन से अटैच है, इस वाले कार्बन से, ये कुछ भारी ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, और ये हल्के ग्रुप है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जब अटैक करने OH माइनस या Z माइनस आएगा कोई न्यूक्लियोफाइल, तो उसका सामना इन बल्कि ग्रुप से होगा, यानी वो ये बल्कि ग्रुप इसको छुपा लेंगे, इस कार्बन को छुपा लेंगे, हिंडर कर लेंगे, और हिंडर करने की वजह से, इन बल्कि ग्रुप की वजह से ये अटैक नहीं कर पाएगा, ये अटैक नहीं कर पाएगा और ये छुप जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस तभी फिनोमेना, स्टेरिक हिंड्रेंस कम्स इन प्ले व्हेन एनी पर्टिकुलर एटम इज covered by, is just surrounded by some bulky groups, that and attacking group is not able to attack that particular carbon, then this type of phenomena is known as steric hindrance. That means this carbon is not making itself available for any attacking group to attack this carbon atom because of presence of these bulky groups. If this carbon is surrounded by some small kind of atoms or groups, then it is easy to attack nucleophile on that carbon. So this is called steric hindrance. This concept is known as steric hindrance, and I'm sure that you must have a knowledge of this concept. Now proceeding to the next concept, that is rate of reaction. We all know rate of reaction
is nothing but rate of reaction is equal to what? Rate of reaction is the rate at which the concentration of reactant decreases or the concentration of product increases. So आपको ये पता है कि जब आप rate of reaction लिखते हो तो अब मैंने ये कहना चाह रहा हूं कि rate of reaction और slowest step में क्या रिलेशन है. मान लीजिए कोई A से D बनना है और इस A से D बनने में मान लीजिए अलग अलग प्रोसेस है. स्टेप 1 है, पहले A से B बन रहा है, फिर स्टेप 2 में B से C बन रहा है और स्टेप 3 में C से D बन रहा है. इसमें थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, ये बहुत फास्ट प्रोसेस है. A से B का बनना बहुत फास्ट है, C से D का बनना बहुत फास्ट है, लेकिन B से C का बनना बहुत स्लो है. तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो इस स्टेप पे डिपेंड करेगा, स्लोएस्ट स्टेप पे. ये बिल्कुल उसी तरह की कहानी. मान लीजिए आपकी किसी सड़क पर, बहुत अच्छी सड़क है, लेकिन उस सड़क पे दौड़ रही है गाड़ियां, अवेलेबल है गाड़ियां दौड़ने के लिए, BMW है और भी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां हैं, मर्सिडीज है, फरारी है, लेकिन उसी रोड पर एक बैलगाड़ी है और वो सिंगल लेन की सड़क है. तो जो भले ही वहां पे बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां, रेसिंग गाड़ियां हैं, लेकिन जो बैलगाड़ी आ गई बीच में, उसकी वजह से जिस स्पीड से बैलगाड़ी चलेगी उसी स्पीड से बाकी गाड़ियों को भी चलना पड़ेगा. दैट मीन्स यहां पे जो स्पीड है वो डिपेंड करेगा सबसे स्लो वेलोसिटी वाली, स्लो स्पीड वाली व्हीकल पे. बिल्कुल उसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लोएस्ट स्टेप पर डिपेंड करता है. तो ये हमें समझ में आया कि स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है और रेट ऑफ रिएक्शन कैसे स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है. इसके बाद का जो हमारा थर्ड टॉपिक था वो था बेटर लिविंग हैलोजन ग्रुप इन हेलोएल्केन्स. इसका क्या मतलब है? बेटर लिविंग हैलोजन कौन हो सकता है? आपने मान लीजिए आपका कंपाउंड CH3Cl है अच्छी बात है, और ये जो Cl है वो क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया. अगर ये यहां से निकल के जाता है तो ये Cl ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी लेके जाएगा. इसके पड़ोस में 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का भी लेके आया और ये नेगेटिव बन गया. तो चाहे वो क्लोरीन हो चाहे वो ब्रोमीन हो, वो जब एज अ ब्रोमाइड निकलेगा तो उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरह से, और बाद तो ये CH3 प्लस कार्बोकटायन बनी रहा है सब में. इसी तरह से आपने कहा CH3 अगर आयोडीन है तो आयोडाइड निकलेगा और इसके भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक कार्बोकटायन बनेगा. कहने का मतलब मेरा ये है कि चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो और चाहे आयोडीन हो, अगर ये क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के फॉर्म में है तो सबके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे. ये बात पक्की है. तो 8 इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी वो अगर हम देखें तो आप कहते हो कि इसी जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं वैसे वैसे साइज बढ़ती है. तो आपने कहा कि सर ये फ्लोरीन है, दिस इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और इसमें अगर हम नीचे जाएंगे तो पहले का साइज इतना है, दूसरे का साइज और बढ़ गया, तीसरे का साइज और बढ़ गया और चौथे का साइज और बढ़ गया. अगर मुझे 8 इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ही इस पे पूरी की पूरी फैलानी है तो यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन जो फैलेंगे वो ज्यादा डेंस होंगे, लेकिन इसकी सरफेस एरिया बढ़ने से थोड़ा सा और कम हो जाएंगे. इसकी सरफेस एरिया बढ़ने से थोड़ा सा वो 8 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी और कम हो जाएगी. और अगर हम इस पे आते हैं बड़े वाले पे तो सबसे कम हो जाएगी. आप ये जानते हो जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी वो किसी फॉरेन पार्टिकल को, यानी किसी पॉजिटिव वाले को सबसे कम इनवाइट करेगा अटैक करने के लिए. तो सबसे ज्यादा स्टेबल सबसे बड़ा वाला हुआ, क्योंकि ये इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी सबसे कम है. तो बनेगा कौन? बनेगा वही हम जानते हैं जो ज्यादा स्टेबल होगा. और स्टेबल कौन सा? आयोडाइड है. ये स्टेबल है, ये स्टेबल है कि ये स्टेबल है? तो आप कहोगे ये स्टेबल है. क्यों स्टेबल है? क्योंकि उन्हीं 8 इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी सबसे बड़े वाले पे कम है. तो बिकॉज ऑफ लेसर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू बिगर साइज ऑफ आयोडाइड, दिस आयोडाइड इज स्टेबल. और अगर स्टेबल है तो बनना चाहेगा तो इसका निकलना सबसे फास्ट होगा. यानी बेटर लिविंग अगर मैं आयोडाइड और क्लोराइड को कंपेयर करूंगा तो विदाउट एनी डाउट आयोडाइड इज अ बेटर लिविंग एजेंट. अगर यहां से हट के किसी को आना है तो आयोडाइड खुशी खुशी निकल जाएगा, इसलिए रिएक्टिव भी होता है. तो मेरी बात ये समझ में आ गई होगी आपको. तो 3 कंसेप्ट्स मैंने आपको समझाए. स्टेरिक हिंड्रेंस मैंने कहा वो कार्बन विच इज सराउंडेड बाय बल्की ग्रुप ऑफ एटम्स, इट विल
resist itself or will not provide itself for nucleophilic attack. Similarly, we studied how slowest step is responsible for the rate of reaction, and the last but not least, we also studied how iodide is a better leaving agent as compared to fluoride, chloride and other other halogens. Now moving to the next part. Now let us proceed. What are SN1 and SN2 reactions? Now if we will start SN1 and SN2 reaction, so in this we will study first SN2 reactions. SN2 reaction. What is SN2 reaction? So first of all, let me tell you what is the meaning of SN1, SN2 and all these things. If you will go through कि SN1 का क्या मतलब है, तो थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करो तो SN1 SN2 आपको समझ में आना ऐसे चाहिए. मान लीजिए कहीं पे SN2 लिखा हुआ है. SN2 का मतलब है, ये इसका मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इसका मतलब है सेकेंड ऑर्डर. रेट ऑफ रिएक्शन में आपने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो इसको ऐसे पढ़ा जाता है उल्टा. आप कहते हो SN2 रिएक्शन का मतलब है सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. दैट मींस दिस विल बी रीड एज SN2 रिएक्शन विल बी रीड एज सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. व्हाट अदर थिंग्स वी शुड नो? ये डेफिनेशन हो गई सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, यानी सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यहां पे एक छूट गया चीज. सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नाउ अब हमें आगे की चीज क्या पढ़नी कि सेकेंड ऑर्डर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होते हैं, लेकिन ये सेकेंड ऑर्डर क्यों हुए? सेकेंड ऑर्डर का क्या मतलब है? तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हुए है, इसकी 3 प्रॉपर्टीज हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं. वो कैरेक्टरिस्टिक हम एक एक करके पढ़ेंगे. पहली बात तो पॉइंट नंबर 1 कि ये जो सेकेंड SN2 रिएक्शन होते हैं, SN2 रिएक्शन का ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है. ये याद रखिएगा, पहले ही बता दे रहा हूं. SN2 सिंगल स्टेप प्रोसेस है और SN1 जो है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है. उल्टा है, जैसे SN2 लिखा है, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं. SN2 इस 2 से समझ जाते हैं 2 स्टेप में हुआ है. नहीं, 2 फॉर ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर. तो मैं पहले बता दूं कि SN2 एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है और ये जो है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है. तो पहली कैरेक्टरिस्टिक ये हो गई कि इट इज SN2 इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन. ओके, सिंगल स्टेप रिएक्शन. दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी हो गई वो ये हो गई कि यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन, भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बड़ी सिंपल सी बात है. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो आप पढ़ा क्या रहे हो? मैं वही पढ़ा रहा हूं कि अगर कहीं पे RX है और वो किसी न्यूक्लियोफाइल मैंने बताया था कि या तो लोन पेयर हो या तो इससे अटैक होता है इसका, और ये यहां पे आ जाए, लग जाए, तो ये X हट जाए और Z लग जाए, यानी कुछ इस तरह से RZ और X हट जाए, इसी को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं. तो यहां पे क्या चाहिए? एक तो हेलोएल्केन चाहिए और दूसरा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए. न्यूक्लियोफाइल को डिनोट करने का NU लिख करके 2 लोन पेयर और नेगेटिव से भी न्यूक्लियोफिल दिखाया जाता है. यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के लिए हेलोएल्केन चाहिए या जो भी सबस्ट्रेट चाहिए जिस पे रिएक्शन हो रहा है, और अटैकिंग ग्रुप चाहिए. तो यहां पर जो मैंने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक आई कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है. दूसरी बात, यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है. किस पे? यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स. यहां पे यानी कि सबस्ट्रेट भी और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे ही डिपेंड करता है. जो तीसरी प्रॉपर्टी इसकी है वो ये है कि जब यहां पर रिएक्शन होता है
तो वहां इन्वर्जन हो जाता है, इन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल हो जाता है। ये इन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल क्या चीज कहना चाह रहे हो सर, जरा समझाइए। मैं बात करूंगा, इसको मैं समझाऊंगा कि जब कभी भी ऐसा होता है तो यहां पे इन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल हो जाता है। ये मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है इन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल अगले उसमें। तो ये आपको समझ में आ गया अगले उसमें, मतलब नेक्स्ट जस्ट इसी के अगले पेज में। तो पहले बात तो आप जाने कि ये सेकंड ऑर्डर का मतलब ही होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। अभी मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ कि पहली बात ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और इन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल हो जाता है। ये जो दूसरा वाला ये समझ में आ रहा होगा आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है R इज इक्वल टू K टाइम्स इन दोनों में से एक की दोनों पे डिपेंड करता है, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, RX की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है और किसी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इस न्यूक्लियोफाइल की भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो दिस रेट, अब इसीलिए ये सेकंड ऑर्डर का हो गया, 1 इस पे और 1 इस पे, यानी कि ये ऑर्डर इसका 2 हो गया। तो इसीलिए सेकंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी ये दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, हेलो एल्केन की भी और न्यूक्लियोफाइल की भी, इसीलिए सेकंड ऑर्डर हो गया। अब सिंगल स्टेप है, सिंगल स्टेप में बताऊंगा कैसे है, कैसे रिएक्शन सिंगल स्टेप है और ये इन्वर्जन क्या होता है। तो ये और ये आपका बचा रह गया कि ये और ये जरा समझाइए। जब ये रिएक्शन हो रहा होता है तो यहां पे होता क्या है, मैं आपको एक बुक में डायग्राम बना के, कॉपी में डायग्राम बना करके बता रहा हूं, जो आपकी एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी में पेज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो फिगर है वो है 10.2 के जस्ट ऊपर वाली, 10.2 के ऊपर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। उसमें एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल रिएक्शन ये है कि अगर CH3Cl अगर रिएक्ट कर रही है किससे रिएक्ट कर रही है, CH3Cl रिएक्ट कर रही है एक्वस KOH से रिएक्ट कर रही है, तो OH माइनस आया। तो आपको पता है एक्वस KOH में OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है और आपका CH3OH बन जाता है और यहाँ पे CH3OH बन जाता है और Cl माइनस अलग हो जाता है। यही है, बिल्कुल यही है। ये रिएक्शन कैसे होता है, यहाँ पे SN1 SN2 का क्या रोल है जरा पढ़ते हैं। तो अगर आप देखोगे तो मान लीजिए कि ये OH माइनस आपका अटैकिंग ग्रुप है। अच्छा जी, ये अटैकिंग ग्रुप आया इस CH3Cl के पास। CH3Cl को लिखने का जो तरीका होता है वो ऐसे होता है कि ये मान लीजिए कार्बन डॉट, तो इसके इधर Cl, जहां पे सबका मिलन हो रहा होगा वही कार्बन हो गया, इसके इधर Cl, फिर ये कॉपी के अंदर अगर मैं ये मैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसे करके बनाऊं तो एक कॉपी के अंदर जाएगा, एक कॉपी के बाहर आएगी उंगली और एक कॉपी के प्लेन में रहेगा। अगर मैं इसी को इसमें रखना चाहूं तो एक कॉपी के अंदर जाएगी उंगली, एक कॉपी के बाहर आएगी, बाहर की तरफ आएगी और एक कॉपी के प्लेन पे रहेगी। अगर मैं इस वाली उंगली को, बीच वाली उंगली को कॉपी में रखना चाहूं तो ये वाली कॉपी के अंदर वाली प्लेन में चली जाएगी, घुस जाएगी, ये वाली कॉपी के ऊपर आएगी और ये प्लेन में रहेगी। तो इसको बनाने का तरीका ये होता है कि ये क्लोरीन आपकी कॉपी के प्लेन में हो गया, जो कॉपी के प्लेन में 3 हाइड्रोजन है, जो कॉपी के प्लेन वाला हाइड्रोजन है वो सिंपल हाइड्रोजन ऐसे दिखा दिया जाता है, कैसे, सिंगल लाइन से। और जो कॉपी के अंदर जा रहा है, जो कॉपी के मैं बोल रहा हूं अंदर की तरफ जा रहा है, उसको ऐसे करके दिखाया जाता है। कैसे करके, इस ब्रोकन लाइन से दिखा दिया जाता है। तो ये हाइड्रोजन जो हो गया ये कॉपी के अंदर की तरफ धंस रहा है। और जो बोल्ड से दिखाया जाए कहीं पे, इस तरह से बोल्ड, इस तरह से कलर करके बोल्ड से दिखाया जाए, यानी वो कॉपी के ऊपर उठा हुआ है, कॉपी के ऊपर उठा हुआ है। तो ये वाला कॉपी के अंदर, ये वाला टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना। तो जब ये आता है अटैक करने के लिए OH माइनस, तो ये उधर से आता है जिधर से पीछे की तरफ से आता है, और पीछे की तरफ से आता है और यहां पे ये जुड़ना चाहता है। तो थोड़ी देर के लिए एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, अनस्टेबल कंपाउंड बनता है। ये कार्बन थोड़ी देर के लिए इस क्लोरीन को भी रखता है, इन तीनों हाइड्रोजन को तो रखेगा ही रखेगा, ये जो तीनों हाइड्रोजन है ये तो रखा ही रखा है। थोड़ी देर के लिए ये इस OH माइनस जो आपका अटैकिंग ग्रुप आया है उसके साथ भी जुड़ जाता है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाए, 4 लोगों को जोड़ा हुआ है 5 लोगों से जुड़ जाए, ऐसा होता नहीं है। इसलिए ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स बनता है और ये अनस्टेबल होता है। इसके बाद क्या होता है कि जैसे ये जुड़ता है वैसे ही ये वाला मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। कौन सा मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, ये क्लोराइड यहां से अलग हो जाता है, डिटैच कर लेता है अपने साथ। लेकिन यहां पर एक कहानी होती है, जैसे कि यहां पर ये
इस तरफ है तीनों के तीनों, ये इस तरफ है तीनों की तीनों उंगलियां। तो जब ये पीछे से अटैक करता है इस कार्बन पे, तो जैसे हवा चलती है और छाता पलट जाता है, वैसे ही ये पलट जाते हैं। यानी ये उंगली अगर मैं मोड़ करके इधर कर दूं, ये उंगली मोड़ के इधर कर दूं और ये उंगली मोड़ के इधर कर दूं, तो कहानी मुझे कुछ ऐसे दिखने लगेगी। यानी जो उंगलियां मेरी ऐसे थी, वो अगर मैं छाता पलट जाए, हवा आए इधर से और छाता पलट जाए, तो ये उंगलियां मेरी ऐसे हो जाएंगी, और इस तरफ जो था वो OH आके जुड़ जाए। यानी कि हो क्या जाएगा कि OH यहां तो आया, लेकिन इसी कार्बन से, जो ये कार्बन था, जो हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, उसमें एक हाइड्रोजन ऐसे हो गया, एक हाइड्रोजन ऐसे हो गया, ये बोल्ड वाला जो हाइड्रोजन था आपका, एक हाइड्रोजन ऐसे हो गया, और एक हाइड्रोजन जो था वो आपने कहा कि सर वो ब्रोकन लाइन वाला जो था, जो अंदर है, वो ऐसे हो गया। यानी जो चीज फिगर ऐसे थी वो पलट करके जस्ट ऐसे हो गई। तो इस तरह से इसका इन्वर्जन हो गया। मॉलिक्यूल तो बना, लेकिन इसका इन्वर्जन हो गया। और इस तरह के इन्वर्जन को हम वॉल्डेन इन्वर्जन भी कहते हैं। वॉल्डेन इन्वर्जन भी कहते हैं क्योंकि पॉल वॉल्डेन साहब थे जिन्होंने सबसे पहले इस इन्वर्जन की कॉन्फ़िगरेशन को खोजा था। तो द नेम ऑफ द केमिस्ट वाज पॉल वॉल्डेन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वॉल्डेन इन्वर्जन। वॉल्डेन इन्वर्जन। तो इन्वर्जन हुआ, इन्वर्जन मतलब इसी जो छाता पलट गया, यानी यहाँ पे मॉलिक्यूल का इन्वर्जन हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो जाता है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में भी पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छा एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज दिस काइंड ऑफ इन्वर्जन। सो ये आपको समझ में आ गया कि क्या है। यहाँ पर एक बात बड़ी समझने वाली बात है, यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो इस पे भी डिपेंड कर रहा है और वो इस पे भी डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर ये नहीं आएगा तो ये तैयार नहीं होगा, और अगर ये नहीं है तो ये अकेला आके क्या करेगा। दैट्स व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन व्हाट, K times concentration of CH3 Cl as well as concentration of OH minus। इन दोनों की कंसंट्रेशन पे कर रहा है डिपेंड, इसलिए ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन हो गया। ये बात समझ में आ गई। तो हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी अपनी कि सिंगल स्टेप में होता है, तो सिंगल स्टेप में हुआ, दिख रहा है एक ही स्टेप में हो गया, कोई दो स्टेप में नहीं। आप कहोगे हुआ तो पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, नहीं, ये डायरेक्ट बन रहा है, ये इंटरमीडिएट स्टेप है, ये अनस्टेबल और इंटरमीडिएट स्टेप है। और मैंने कहा कि थोड़ी देर के लिए बना, इसको हम अलग अलग स्टेप में नहीं कह सकते, ये इंटरमीडिएट स्टेप है। तो ये सिंगल स्टेप है, तो आपने कहा कि ये सिंगल स्टेप होता है, हमने कहा बिल्कुल होता है। रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है। और मॉलिक्यूल का इन्वर्जन हो जाता है, जैसे आंधी आती है तो हमारा अम्ब्रेला बिल्कुल और बिल्कुल पलट जाता है, तो बिल्कुल वैसे ही इन्वर्जन हो जाता है, जिसको वॉल्डेन इन्वर्जन के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों बातें हमें समझ में आई। इसमें एक चीज देखिएगा जो समझने वाली बात है, अगर जब ये आ करके यहां पे अटैक कर रहा है इस पे, और अगर ये अटैक कर रहा है तो आप कहोगे कि सर अटैक करते वक्त यहां पे बल्कि ग्रुप नहीं होने चाहिए। अगर यहां पे CH3 मॉलिक्यूल आ जाए, यहां भी CH3 आ जाए, यहां भी CH3 आ जाए, तो मतलब तब क्या होगा, तब ये अटैक कर ही नहीं पाएगा। इट विल फील स्टेरिक हिंड्रेंस, इट हैज टू फील इट स्टेरिक हिंड्रेंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे टर्शरी कार्बन पर इधर भी CH3 इधर भी CH3 इधर भी CH3 आए, तो SN2 रिएक्शन वहां डिस्करेज होगा, वहां SN2 होगा नहीं, या होगा भी तो डिस्करेज होगा। तो सबसे ज्यादा कहां पे होगा, ये कार्बन प्राइमरी है, प्राइमरी कार्बन में आराम से आएगा, सेकेंडरी में उसके बाद, और टर्शरी में सबसे लास्ट में। यानी जो ऑर्डर ऑफ SN2 का जो ऑर्डर है, अगर आप कहा जाए कि ऑर्डर कैसे फॉलो होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, आपकी CBSE में क्वेश्चन आएगा कि ऑर्डर बताइए कि SN2 को कौन फॉलो करेगा। इन दो ग्रुप दे देंगे और कहेंगे इसमें से SN2 कौन फॉलो करेगा, SN1 कौन फॉलो करेगा। तो जो ऑर्डर ऑफ SN2 है वो प्राइमरी हेलो एल्केन है, फिर सेकेंडरी है, और फिर टर्शरी है। ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और फिर टर्शरी। ये ऑर्डर ऑफ SN2 है। रीजन वही जो मैंने बताया आपको, स्टेरिक हिंड्रेंस वाला, कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये टर्शरी और सेकेंडरी को डिस्करेज करेगा ये SN2। अब आइए बात करते हैं SN1 मैकेनिज्म की, कि SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से होते हैं, कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जो SN1 की मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि SN2 उसी तरह से बिल्कुल SN1 मैकेनिज्म। तो अब बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि SN1 मैकेनिज्म को कौन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करेंगे, ये बताना है
लेकिन ये बताने की जरूरत नहीं इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म आप खुद ही जानते हो। अभी आपसे बात हुई कि आपने कहा फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आपने कहा फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को SN1 रिएक्शन कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि अगर SN1 रिएक्शन ये होता है तो इसमें इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि सर जरा कैरेक्टरिस्टिक्स की बात भी करते चलिए, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी इसकी। तो कैरेक्टरिस्टिक नंबर वन जैसे आपने वहां पे कहा था कि ये पहली बात तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है, ये जानिएगा, ये 2 स्टेप प्रोसेस है पहली बात। दूसरी जो इसकी खासियत है, जैसे आपने वहां पे कहा था वो सिंगल स्टेप है, तो मैंने यहां पे कहा ये 2 स्टेप प्रोसेस है। वो सिंगल स्टेप है, ये 2 स्टेप है। यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो केवल और केवल डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट पे। और वो कंसंट्रेशन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट कौन है? एल्किल हैलाइड यानी हेलोएल्केन पे। रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन concentration of alkyl halide. Alkyl halide is none other than haloalkane. Alkyl halide is common name of haloalkane. तो इस पे डिपेंड करता है। जो तीसरी खासियत थी कि वहां पे इन्वर्जन होता था, यहां पे कोई इन्वर्जन नहीं होता है, तो हमको ये पढ़ना ही नहीं है, यहां पे किसी प्रकार का इन्वर्जन नहीं होता है। अब ये होता कैसे है साहब? मान लीजिए आपने कहा कि अगर बल्कि ग्रुप यहां पे आ गए तो इस तरह का अटैक होना ही मुश्किल हो जाएगा। अगर यहाँ पे जो आपने अभी भी कहा कि यहाँ पे एक जगह CH3 लगा दें तो तब भी मुश्किल हो जाएगी, और CH3 2 लगा दें तो सेकेंडरी हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगी, और इसमें तो और मुश्किल हो जाएगी। तो प्राइमरी से भी सबसे अच्छा कौन है? प्राइमरी से भी अच्छा अगर आपसे कहे कि प्राइमरी से भी ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आप कहोगे मिथिल, CH3 वाला मिथिल हैलाइड सबसे तेज रिएक्शन करेगा, क्योंकि इसके किनारे किनारे केवल और केवल हाइड्रोजन ही होंगे, मिथिल हैलाइड। खैर, हम बात कर रहे थे किसकी? हम बात कर रहे थे SN1 मैकेनिज्म की। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में क्या होता है ये जानिए। तो पहले स्टेप में क्या होता है वो हम बात करेंगे। तो स्टेप 1 में सबसे पहले क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन होता है स्टेप 1 में। यानी सबसे पहले तो लीविंग ऑफ हैलोजन ग्रुप होता है। तो लीविंग ऑफ हैलोजन ग्रुप सबसे पहले होता है। तो यहां पर आपने कहा कि फॉर्मेशन ऑफ, मैंने लिखा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, या आप कह सकते हो लीविंग ऑफ कार्बोकटायन। कब बनेगा? जब हैलोजन ग्रुप जाएगा तभी बनेगा कार्बोकटायन। तो लीविंग ऑफ हैलोजन ग्रुप हो। तो मान लीजिए आपके पास है CH3, और ये CH3 आपने कहा कि 3 तरफ से अटैच है। तो CH3 मैं ऐसे लिख सकता हूं, CH3 थ्राइस कार्बन Cl। अगर ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि सर ने क्या लिखा है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इस कार्बन से 3 तरफ से CH3 जुड़े हुए हैं। ये CH3 इस कार्बन से 3 CH3 जुड़े हुए हैं, और ये Cl है। अब सबसे पहले क्या होगा? ये हटेगा। कौन हटेगा? ये क्लोरीन हटेगा। अगर ये क्लोरीन हटा तो यहाँ पे क्लोरीन तो हट गया, ये क्लोराइड तो हट गया, अपना वो लेकर के, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के ये हट गया। लेकिन यहाँ पे जो बचा के गया वो बच गया ये CH3 और ये CH3। मैंने टर्शरी का एग्जांपल लिया जानबूझ करके, क्योंकि टर्शरी तो SN2 मैकेनिज्म में डिस्करेज होगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफिल आना चाहेगा, ये बल्कि ग्रुप घेरे रहेंगे, लेकिन SN1 इसको सपोर्ट करेगा। क्यों? जरा देखिए। अब ये बन गया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। जैसे ही फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन हुआ, वैसे ही स्टेप 2 में कुछ नहीं, सीधे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफिल हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिल को तो पॉजिटिव चीज चाहिए, और यहां पे तो पॉजिटिव बन गया है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफिल। अब इस अटैक ऑफ न्यूक्लियोफिल में क्या होगा साहब? जैसे ही ये बना, कौन बना? CH3, ये C, इधर भी CH3 और इधर भी CH3, ये पॉजिटिव है, इसके पास ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर जाएगा। और जैसे ही अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल मेरा कौन सा था? OH-, और जैसे ही अटैक करेगा तो वैसे ही बन जाएगा आपका CH3, CCH3 और CH3 और OH। लीजिए फॉर्मेशन हो गया। यानी ये जो प्रोसेस हुई है, पहली बात तो ये 2 स्टेप में हुई है, तो 2 स्टेप प्रोसेस है।
यानी कि पहली प्रोसेस कौन सी हो गई, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और दूसरी प्रोसेस क्या हो गई, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफिल। तीसरी बात मैंने कही कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली एल्किल हैलाइड, कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड पे क्यों डिपेंड करती है, क्यों कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफिल पे डिपेंड नहीं करती है, इसलिए कि जैसे ही ये बनेगा तो फिर तो अटैक करने के लिए न्यूक्लियोफिल तैयार ही है, थोड़े से भी होंगे तो भी ये आकर के पॉजिटिव वाले पे अटैच कर जाएंगे। और ये कब बनेंगे, ये तब बनेंगे जब कौन स्टेबल है उस पर डिपेंड करेगा। खैर ये जो स्टेप है ये फास्ट स्टेप है, यानी जो पहली वाली स्टेप है ये फास्ट स्टेप है। आपने कहा ये आपका ये फास्ट स्टेप नहीं है, ये स्लो स्टेप है, आई एम सॉरी, दिस इज स्लो स्टेप, एंड अटैक करना ये फास्ट स्टेप है। तो फास्ट पे तो डिपेंड करेगा नहीं, अटैक करने में क्यों देरी होगी, अटैक करने में तो कोई देरी नहीं होगी, लेकिन ये बनना है ये स्लो स्टेप है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा इस वाले स्टेप पे। और अगर इस वाले स्टेप पे डिपेंड कर रहा है तो ये कब बनेगा, ये कैसे पता चलेगा, ये जब बनेगा तभी अटैक करेगा, और ये कब बनेगा, जब ये स्टेबल होगा। और ये स्टेबल कब होगा, जब ये कार्बोकैटायन पॉजिटिव वाले को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर करके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे और इसकी पॉजिटिविटी को कम कर रहे होंगे। यानी अगर टर्शरी ग्रुप होंगे तो वो 3 तरफ से डोनेट करने वाले लगे होंगे, सेकेंडरी होंगे तो केवल 2 तरफ से, प्राइमरी होंगे तो एक, और मिथिल होगा तो हर तरफ से हाइड्रोजन। इसका मतलब आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करते हो तो आप कहते हो टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कार्बोकैटायन, फिर सेकेंडरी होता है, और फिर प्राइमरी होता है, और फिर मिथिल कार्बोकैटायन सबसे कम स्टेबल होता है। तो अगर टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल है तो सबसे पहले टर्शरी बन जाएगा, और जैसे ही टर्शरी बनेगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं, न्यूक्लियोफिल तो अटैक करेगा ही करेगा। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोकैटायन पे, और कार्बोकैटायन की कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करती है, इसकी स्टेबिलिटी पर, और इसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है कि टर्शरी प्राइमरी है कौन सा है, यानी कि हेलोएल्केन कैसा है, हेलोएल्केन कैसा है। इसका मतलब सबसे फास्ट, इसका मतलब ये होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा, केवल और केवल हेलोएल्केन पे ही डिपेंड करेगा, हेलोएल्केन पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल से कुछ लेना। अगर कार्बोकैटायन बन गया है तब तो ये अटैक करेगा ही करेगा। तो यानी इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल और केवल डिपेंड करेगा हेलोएल्केन पर। यहाँ पे मैं हेलोएल्केन लिख दे रहा हूँ, HA, इसी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन केवल और केवल डिपेंड करता है एल्किल हैलाइड पर, ये भी पॉइंट समझ में आ गया। और तीसरी बात है कि कोई इन्वर्जन होगा नहीं। आप इसको छोटे में समझ सकते हो, तो आप इसको छोटे में कैसे समझ सकते हो, आप कहोगे कि यहां पर जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन वाला स्टेप है वो डिपेंड करेगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे, और वो डिपेंड करेगा कि कैसा हेलोएल्केन है, यानी किसी केवल और केवल इस पर डिपेंड करेगा। अगर पॉजिटिव बन गया चाहे जो भी, तो न्यूक्लियोफाइल को तो अटैक करना ही करना है। तो ये फास्ट स्टेप है, जैसे ही ये पॉजिटिव बन जाएगा ये अटैक करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन केवल स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है, तो इस पे डिपेंड करेगी। दिस इज गुड वन। नाउ अब ये बात करो ये किसको किसको प्रमोट करेगा, किसको सपोर्ट करेगा, किसको सस्टेन करेगा। तो आप ही ने कहा कि टर्शरी वाला सबसे फास्ट बनेगा, यानी यहां पर ये जो SN1 मैकेनिज्म है ये टर्शरी को सबसे ज्यादा प्रमोट करेगी, टर्शरी को सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगी, फिर सेकेंडरी करेगी, और सबसे ज्यादा डिस्करेज प्राइमरी और मिथिल वाले को करेगी, मिथिल हैलाइड को करेगी। तो आपको ये समझ में आया कि ये टर्शरी को करेगी। इसका मतलब वहां का ट्रेंड और यहां का ट्रेंड जस्ट उल्टा हो गया। तो ये चौथी प्रॉपर्टी हो गई जो शुरू में नहीं ली थी मैंने, कि वहां पर चौथी प्रॉपर्टी जो चौथी थी वो मिथिल हैलाइड, फिर प्राइमरी हैलाइड, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी थी। यहां पर टर्शरी सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपके बुक का एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, एग्जाम्पल है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं उसको। उसमें लिखा हुआ है कि इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हैलोजन कंपाउंड, एक पेयर दे दिया है, पेयर मतलब 2 लोग दे दिए हैं, और उसमें पूछ रहा है कि कौन सा SN2 किस में फास्टर होगा। उन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्होंने एक कंपाउंड ले लिया है, कुछ ये जो दिख रहा है आपको CH2Cl, कुछ ऐसा कंपाउंड है, और दूसरा कंपाउंड जो ले लिया है उन्होंने केवल और केवल इसके साथ Cl जोड़ दिया है। तो अगर आप देखो 2 कंपाउंड लिखे हैं आपके, एक कंपाउंड बेंजीन नहीं है, बेंजीन में बीच में गोल होता है, तो ये साइक्लोहेक्सेन है। तो ये साइक्लोहेक्स, अगर ये बेंजीन क्लोरो नहीं होता तो ये साइक्लोहेक्सेन होता। इन दोनों में कौन से SN, वो बोल रहा है SN2 मैकेनिज्म को फास्ट कौन करेगा, इन दोनों में से कौन से करेंगे, ये या ये। तो हम जानते हैं कि SN2 को प्राइमरी व SN2 जो हमने पहले पढ़ा था,
तो वो किस पे होता है, वो किस पे फास्ट होता है? SN2। SN2 का जो ऑर्डर था, आपने कहा था SN2 का जो ऑर्डर है वो डिपेंड करता है, SN2 का जो ऑर्डर है वो मिथिल सबसे ज्यादा, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। और यहां पर ये वाला जो क्लोरीन है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी है ना, ये वाला क्लोरीन जो है वो इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये वाला केवल और केवल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये प्राइमरी है। जब जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, अगर वो प्राइमरी कार्बन है तो प्राइमरी हुआ। अब ये प्राइमरी कार्बन क्यों है? क्योंकि ये केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये सेकेंडरी कार्बन क्यों? क्योंकि जिस फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो सेकेंडरी कार्बन हो गया। तो इसका मतलब SN1 का जो ऑर्डर था वो तो प्राइमरी को पहले प्रमोट करता था ना, फिर सेकेंडरी को, फिर टर्शरी को, SN2 वाला। तो इसका मतलब यहां पर SN2 मैकेनिज्म जो फास्ट होगी वो इस वाले में होगी, यहां पे SN2 मैकेनिज्म इसमें फास्ट होगी। इसी तरह से बुक में एक और पेयर दिया हुआ है आपका, कुछ बना हुआ है कुछ इस तरह से। देखिए आप, आपका ये यहां I लिखा हुआ है और बिल्कुल ऐसा ही यहां पे Cl लिखा हुआ है। तो जब जब मोड़ बन रहे हो, आपको पता है कि कार्बन होता है वहां पे, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन और यहां पे भी कार्बन। आप अगर ये I है तो कार्बन नहीं रहेगा। अब इसमें हाइड्रोजन दे दीजिए, 1 बॉन्ड है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन, पड़ोस में 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन और आयोडीन। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ भी यही कहानी होगी। जरा जल्दी जल्दी लिख देते हैं। यानी ये कंपाउंड कुछ अलग नहीं है, ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH2, 4 कार्बन और यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे CH3, यहाँ भी 4 कार्बन और यहाँ पर लास्ट में लगा हुआ है क्लोरीन। तो ये दोनों के दोनों प्राइमरी कार्बन निकले जिससे जुड़ा हुआ है। अब प्राइमरी कार्बन है तब किस पे हम जाएंगे? तब हम बेटर लिविंग ग्रुप पे जाएंगे, क्योंकि जब ये छोड़ेगा और कार्बोकैटायन बनेगा तभी न्यूक्लियोफिल अटैक करेगा। तो ये छोड़ेगा दोनों में कौन? दोनों में बेटर लिविंग एजेंट कौन है? आपने कहा जो बड़ा है, बड़ा कौन है? आयोडीन साइज में बड़ा है, क्लोरीन साइज में छोटा है, तो ये स्टेबल होगा। तो बेटर लिविंग एजेंट किसमें, बेटर लिविंग ग्रुप किसमें है? ये बेटर लिविंग ग्रुप है ये वाला। बेटर लिविंग ग्रुप होने की वजह से आयोडाइड ये वाला, ये किस क्या होगा? जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा वहीं पे SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म क्यों होगी? आप कहोगे कि SN2 होगी कि SN1 होगी? आप जरा बताओ जल्दी से कि SN1 होगी कि SN2 होगी? SN2 में क्या फॉर्मेशन होता है? SN2 है तो ये प्राइमरी ना, तो प्राइमरी है इसलिए SN दोनों प्राइमरी होगी तो SN1 दोनों में होगी तो SN2, क्योंकि प्राइमरी सपोर्ट करता है SN2 को, है ये भी कार्बन प्राइमरी, ये भी कार्बन प्राइमरी है, तो होगी तो दोनों में SN2। लेकिन किसमें फास्ट होगी? जिसमें बेटर लिविंग ग्रुप होगा, तो इसमें SN2 फास्ट होगी। सो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन आता है कि 2 पेयर दे देते हैं, कभी कभी 3-4 लोग दे देते हैं और कहते हैं कि आप SN2 किसको फॉलो करेगा उसकी ऑर्डर लिखिए। तो इसको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश होती है। आपका कंसेप्ट अगर SN1 और SN2 का क्लियर होगा तो ये क्लियर हो जाएगा। तो ये मेरी वीडियो SN1 SN2 रिएक्शंस पे है, जो बहुत फ्रूटफुल है आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा हेलोएरीन्स का होगा। तब तक के लिए आपसे अपेक्षा है कि आप रिवीजन करके तब मेरी नेक्स्ट क्लास में आएंगे और ये वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए आपका समय अच्छा हो, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।